नमस्कार दोस्तों। अगर आप क्लास 10वीं में बिहार बोर्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंदर में हम लोग चैप्टर 1 जिसके अंदर की संसाधन एवं उपयोग से संबंधित विषय आएगा। इससे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट, ट्रिक और एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ वीडियो में पूरी तरह से डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका कि आंसर कमेंट में देना है। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? कमेंट में आंसर जरूर लिखिए। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद इसका एमसीक्यूज क्वेश्चन को यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए एक कथन है और ये कथन इसी चैप्टर से निकाला गया है। यहाँ पर जो लिखा गया है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये जो महत्वपूर्ण कथन कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये जो कथन है यानी ये जो कहा है, ये कहा है महात्मा गांधी ने। तो यहाँ से सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये किसने कहा? तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? महात्मा गांधी ने ये कथन कहा है। इसी चैप्टर में जो दिया गया और इसके अलावा नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत किसने किया? तो मेघा पाटेकर। सीधा सा सवाल आप लोग याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत किसने किया? नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत किया है मेघा पाटेकर ने। इसको सीधा सा इस तरह से याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत किसने किया है? मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत किया है। इसी क्रम में चिपको आंदोलन की शुरुआत किया है सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? इसको भी ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिला से। उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ था ये चिपको आंदोलन, और चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसके साथ में जो हम लोगों को याद रखना है, यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार। वर्षा के जल को संचय कर कृषि भूमि का जो विस्तार किया था वो किया था संदीप पांडे ने। इसको भी इम्पोर्टेंट, ये भी पॉइंट जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। प्रश्न इस तरह से आएगा कि वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार किसने किया था? तो किया था संदीप पांडे ने। इसको सीधा सा याद रखिएगा। आगे इसी में है 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक है जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये जो पुस्तक है यहाँ से भी प्रश्न आएगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसका है? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे सुमशेर का। और ये पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1974 में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सुमशेर की एक पुस्तक है जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष होता है? 1974 में। और इस स्मॉल इज ब्यूटीफुल इससे संबंधित गांधी के विचार प्रकाशित हुआ था। इसी पुस्तक में गांधी के विचार को प्रकाशित किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वप्रथम जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। यहीं पर विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो बनेगा इस तरह से बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सीधा आंसर हम लोग करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है किस सम्मेलन के बाद? तो ये सम्मेलन था विश्व शिखर सम्मेलन जो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में, इसलिए इसका नाम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो हुआ था ये क्यों हुआ था? तो पर्यावरण की संरक्षण के लिए हुआ था। और ये जो स्टॉकहोम है ये स्वीडन की राजधानी है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और इसी स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण के लिए
प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1972 में, और इसी 1972 के बाद प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ये 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब होता है? 3 से 14 जून 1992 को। और कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ये ब्राजील के अंदर है। यहीं पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कब? 3 से 14 जून 1992 को। और इसमें जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे, कुल मिला के 178 देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। तो यहाँ पर प्रश्न जो बनेगा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे 3 से 14 जून 1992 को। और यहाँ पर प्रश्न दूसरा बनेगा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो हम लोग आंसर करेंगे रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो है कहाँ पर? ब्राजील के अंदर। इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो कुल मिला के 178 देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इसमें और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, उसको हम आगे कवर करते हैं। देखिए अभी जैसा कि हम लोग पढ़े, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनेगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। किस सम्मेलन के बाद? तो सर्वप्रथम स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावे जो हम लोगों को ध्यान रखना है, ये देखिए यहाँ पर है। अभी हम लोग पढ़े थे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में। यही रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? अभी हम लोग पढ़े, रियो डी जेनेरियो है ब्राजील में। इसको ध्यान रख लीजिएगा। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राजील में। इसी रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून 1992 को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और इसमें विकसित और विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे? 178 देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और वो 178 देश के जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे उसमें विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। इसके अंदर जो चर्चा किया गया था, ग्लोबल वार्मिंग से, वन संरक्षण के लिए, जैव विविधता के लिए कार्यक्रम 21 यानी 21 और रियो घोषणा पत्र पर यहाँ पर समझौता हुआ था। अब देखिए कार्यक्रम 21, जिसको कि एजेंडा 21 के नाम से हम लोग जानते हैं। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एवं घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था, इसलिए इसका नाम इसे एजेंडा 21 कहा जाता है। या एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए। इस पर होने वाला खर्च का वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई थी। अब यहाँ इसके आगे बात करते हैं द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, यानी इसको ध्यान रखिएगा, कहा जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में। क्योटो प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैस, ये कौन कौन गैस था? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, और इसके साथ ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC के साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। तो इस तरह से ये 6 गैसों
को ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के दिसंबर महीना में पर किया गया था जापान के क्योटो शहर में, और इसकी ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए सम्मेलन किया गया था। और इसके अंदर में 6 गैसों को मुख्य रूप से उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था। और 6 गैस कौन-कौन सा था? कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, N2O था, HFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, सल्फर हेक्साक्लोराइड था। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसका उपयोग में कटौती की सहमति बनी। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7%, जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद यानी 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में। और ये जो जोहान्सबर्ग है ये कहाँ पर है? तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। जोहान्सबर्ग जो है ये दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसके अंदर में 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था पहले। और इस ये जो सम्मेलन का था इसका कोई परिणाम नहीं निकल सका और विश्व के विभिन्न देशों के लगभग इसमें 2000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ये जो आपके बुक के अंदर में जो क्वेश्चन दिया गया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए पहला प्रश्न था कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ध्यान रखिएगा कोयला जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है और यहाँ पर अनवीकरणीय ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न था कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा जो संसाधन है वही है पुनः पुनः प्रतियोग्य। पुनः प्रतियोगी यहाँ पर ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसी को आप लोग बोल सकते हैं, ये जो सौर है नवीकरणीय संसाधन भी यहाँ पर लिख लीजिए। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ये रहे नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो जो ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनर्प्रतियोगी है या इसी को बोलेंगे हम लोग नवीकरणीय संसाधन। देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपके बुक में जो दिया गया था, तटरेखा से कितने किलोमीटर के क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये 200 किलोमीटर है। यहाँ पर किलोमीटर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए 200 किलोमीटर जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी प्रश्न इस तरह से बनेगा कि तटरेखा के कितनों किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको तटरेखा के 200 किलोमीटर क्षेत्र सीमा तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न था समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ये है 9.2 किलोमीटर। और यहाँ पर देखिए 9.2 किलोमीटर जो है ऑप्शन सी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया था, अगला प्रश्न था कि
डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध ये है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के अनियोजित विदोहन ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेहद ही आसानी के साथ ज्योग्राफी जो क्लास 10वीं के बच्चों के लिए है, संसाधन एवं उपयोग जो चैप्टर 1 के अंदर था, उसका जो मेन पॉइंट था, मुख्य बिंदु था, उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर किए। इसके साथ-साथ में हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेगा, साथ में वन लाइनर प्रश्न बनेगा, उन सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर आएँगे। इस वीडियो में इतना ही। जाते-जाते एक अच्छा-सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए ये वीडियो कितना उपयोगी साबित हो सकता है। ये एक छोटी-सी जानकारी, मे बी आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। थैंक यू सो मच।